जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त सम्राट स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था दिल्ली पुलिस के पेपर का एनालिसिस, यानी दिल्ली पुलिस 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हमने किया था। उस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले मैंने आपके सामने वो डिस्कस किए थे, और अब हम करने जा रहे हैं 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। इन दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे ये पता चला कि इन दोनों शिफ्टों में अभी 19 का तो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है। जॉब के साथ साथ मुझे और भी कई सारे काम करने होते हैं, उसमें आपके लिए फिर सेशन भी तैयार करना होता है, तो चीज़ें कुछ छूट जाती हैं। लेकिन इन दोनों शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पाया कि दोनों ही शिफ्टों में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज दोनों शिफ्टों में कम से कम 6 क्वेश्चन जो है अकेले संविधान से ही पूछे गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब की बार दिल्ली पुलिस के जो पेपर हैं उनमें संविधान का वेटेज ज़्यादा होने वाला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सेक्शन से जो पूछे गए हैं वो संविधान हो गया, खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। कोई भी गेम से पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है, उसके रचयिता आ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो अब इन कुछ टॉपिक है जिनको अच्छे से आपको रिवाइज करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं आशा करता हूँ कि अब आराम से 50 में से 35 क्वेश्चन निकाल लोगे बड़े आराम से। इस तरह की जीएस पेपर में पूछी जा रही है। ठीक है, तो पिछली वीडियो को बहुत अच्छा हाइक मिला आप लोगों से, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज 18 की सेकंड शिफ्ट का हम शुरू करते हैं एनालिसिस। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इस शिफ्ट में आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है इसी शिफ्ट में भी। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है भारतीय संसद का ऊपरी सदन किसे कहते हैं। जो भारतीय संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट का जो ऊपरी सदन है वो किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे ऊपरी सदन किसको कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आंसर लिखे दे रहा हूँ। सबसे पहले जो ऊपरी सदन है भारतीय संसद की जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा। तो राज्यसभा को संसद का ऊपरी सदन बोलते हैं, और राज्यसभा का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 80 में इसका उल्लेख किया गया है। साथियों, एक बात कहना चाहूँगा, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था मैंने पढ़ाया हुआ है, उसके कुछ टॉपिक छूट गए हैं, लेकिन 80% मैंने उसको कंप्लीट करा दिया है, आगे उसको कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपका संविधान का रिवीजन आपको करना है तो आप मेरे वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चन आपको कराए हैं एनालिसिस में, आप देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है मैंने जो चीज़ें पढ़ाई हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार उस मेरे सारे वीडियो को आप 2x की स्पीड में ज़रूर एक बार देख के जाएं। संविधान में आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होगा, ऐसा मैं आपके साथ दावा कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऊपरी सदन की। तो ऊपरी सदन कौन होता है? राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। राज्यसभा के कार्यकाल की मैं बात करता हूँ तो इसका कार्यकाल लगातार चलता रहता है, ये भंग नहीं होती। ठीक है, राज्यसभा जो है भंग नहीं होती, ये जो है भंग नहीं होती, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये निश्चित होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके सदस्यों के कार्यकाल की, ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्कस करा दूंगा। सदस्य कार्यकाल, जो इसके सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल होता है, तो कार्यकाल की अगर बात करें सदस्यों की तो 6 वर्ष का होता है। जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, ये ध्यान रखेंगे। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अगर मैं और थोड़ा सा इसको डिस्कस करूं तो राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा के जो सभापति होंगे, ऊपरी सदन के जो सभापति होते हैं, तो जो सभापति होंगे वो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ राज्यसभा से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में
नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। एक समान नागरिक संहिता जो है सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। और ये क्वेश्चन जो है 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन सेम टू सेम सेकंड शिफ्ट में भी आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। तो अगर आप पिछली सारी शिफ्टों का एनालिसिस करके जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे जिनका रिपीटेशन आपके नेक्स्ट अगले शिफ्टों में किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, इसका जो उत्तर है वो है अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। ठीक है, समान नागरिक संहिता यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं यूसीसी। ठीक है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको बोलते हैं। इसका अगर मतलब की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है यानी भारत के सभी नागरिकों के लिए, जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, विरासत, ठीक है, गोद लेना या संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों पर एक समान कानून बनाए जाएंगे। ठीक है, सभी को समान कानून बनाया जाएगा सभी के लिए और सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा। यानी धर्म, जाति, लिंग से परे सभी पर समान रूप से लागू होगा ये कानून। तो इसको बोलते हैं एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश कौन देगा? अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 जो आता है हमारा, जो आर्टिकल 44 का जो संबंध है वो राज्य के नीति निर्देशकों से, डीपीएसपी से इसका संबंध है। और जो डीपीएसपी हैं वो संविधान के भाग 4, और अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 36 से 51 में जो इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 36 से 51 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया, इसको ध्यान रखेंगे। और जो डीपीएसपी हैं, यानी जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, डीपीएसपी जो हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, ईगल शब्द किस खेल से संबंधित है? जो ईगल शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, यानी ये गोल्फ खेल से संबंधित है, गोल्फ। ठीक है, इसका जो आंसर है गोल्फ आ जाएगा। ईगल जो शब्द है गोल्फ खेल से संबंधित है। ठीक है, तो गोल्फ का मतलब क्या होता है? गोल्फ जो होता है एक छड़ के द्वारा खेला जाता है। एक बड़े से ग्राउंड में एक होल होता है, उसमें छड़ के द्वारा बॉल को उसमें डाला जाता है। यानी जहाँ किसी, यानी इसका मतलब ये है, अगर मैं बात करूँ, ईगल जो है मुख्य रूप से गोल्फ खेल से संबंधित होगा। यानी किसी होल पर पार से 2 स्ट्रोक कम स्कोर करने के लिए इस्तेमाल होता है इस शब्द का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ। तो गोल्फ से भी, यानी जो है गेम से भी हर पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं 2 से 3 तक। तो ओलंपिक से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, एक अदर किसी गेम से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। सब एक बात और कहना चाहूँगा साथी, जो भी आज नया जुड़ा है चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं ताकि आगे आने वाले जो पेपर हैं उनका एनालिसिस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप चीज़ों को अच्छी तरह से तैयार करके अपने पेपर के लिए जाएं। ठीक है, तो यही अनुरोध है आपसे कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने साथियों के साथ। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। जो अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, यह योजना जो है 1951 से 56 तक चली, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके अगर मुख्य उद्देश्य की बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि। ठीक है, कृषि एवं सिंचाई, सिंचाई साधन, कृषि और एवं सिंचाई साधन इसका मुख्य उद्देश्य था। ये योजना कब से कब तक चली? 1951 से 1956 तक इस योजना को चलाया गया। ठीक है, इस योजना को चलाया गया। इस योजना में क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद कृषि पर काफ़ी जोर दिया गया, जिससे क्या होगा, भारत में ये कृषि क्रांति की शुरुआत हुई और अनाज की पैदावार अधिक से अधिक हुई इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई और इस पंचवर्षीय योजनाओं में, ठीक है, सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण किया गया। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले अपने क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में
पूछा गया भारत ने ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किस खेल में जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किस खेल में जीते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, हॉकी में भारत ने अभी तक सबसे अधिक पदक जीते हैं। ठीक है, सबसे अधिक पदक जीते हैं। और ये क्वेश्चन की मैं आपको अधूरी जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन की पूरी जानकारी आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, तो आपके लिए इस क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन जोड़ दे रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे हॉकी में जो है अब तक भारत ने कितने पदक जीते हैं। ठीक है, कितने पदक जीते, शॉर्ट में लिखे देना, हॉकी में भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन जो है किसी की शिफ्ट में आ जाए। ठीक है, तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर सर्च करना है, हॉकी में भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है आप जरूर सर्च करके इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। और कितने पदक का मतलब इसमें यह है कितने गोल्ड जीते हैं, कितने रजत और कितने कांस्य। ठीक है, तो किस खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं भारत ने, हॉकी में अब तक सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं ओलंपिक में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल एक्सल किस खेल से जुड़ा है। ट्रिपल एक्सल शब्द जो है ये किस खेल से जुड़ा है, किस खेल से जुड़ा है। ठीक है, ट्रिपल एक्सल शब्द किस खेल से जुड़ा है। ठीक है, तो ये आप इस क्वेश्चन का आंसर ट्रिपल एक्सल शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो ट्रिपल एक्सल जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो ट्रिपल एक्सल जो है किस खेल से जुड़ा है, इस तरह के जो है शब्द वो पूछ रहा है कि जो है हम जो है जिन चीज़ों को कम पढ़ते हैं, जिन चीज़ों को हम कम पढ़ते हैं, तो ऐसी जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ट्रिपल एक्सल शब्द किस खेल से जुड़ा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ट्रिपल एक्सल शब्द है ये फिगर स्केटिंग खेल से जुड़ा है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, फिगर स्केटिंग खेल। ठीक है, ये शब्द जो है फिगर स्केटिंग खेल से जुड़ा हुआ है, जो एक बहुत ही कठिन जंप यानी छलांग होती है, जिसमें स्केटर हवा में कम से कम 3.5 चक्कर लगाता है। ठीक है, 3.5 चक्कर इसमें लगाता है कम से कम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फिगर स्केटिंग। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, वाकटाक वंश का संस्थापक कौन था। वाकटाक वंश का संस्थापक कौन था। हिस्ट्री से अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं उनमें संस्थापक ही पूछे गए हैं। संस्थापक पिछले यानी फर्स्ट शिफ्ट में भी संस्थापक पूछा गया था और इस शिफ्ट में भी संस्थापक से क्वेश्चन आया। तो वाकटाक वंश जो था उसका संस्थापक था विंध्य शक्ति। ठीक है, विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति जो है इस वंश का संस्थापक था, इस वंश का संस्थापक था। इसने क्या किया, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में दक्कन क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजवंश की स्थापना की थी, जो एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, ब्राह्मण वंश था और यह वंश कला और साहित्य का संरक्षक माना जाता है। ठीक है, ये जो वंश था कला और साहित्य का संरक्षक माना जाता है, कला व साहित्य का जो है संरक्षक इसको माना जाता है, संरक्षक इस वंश को माना जाता है, कला और साहित्य का संरक्षक। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी।
तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मार्च 1950। तो जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। और अगर मैं बात करूं, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे योजना आयोग के, जो पहले प्रेसिडेंट थे, प्रथम जो इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे इसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष की बात करूं, उपाध्यक्ष लिखेंगे यहाँ पर उपाध्यक्ष, ठीक है, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो योजना आयोग का स्थान किसने लिया? योजना आयोग का स्थान किसने लिया अगर मैं बात करूं, तो योजना आयोग का स्थान लिया है नीति आयोग ने, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, नीति आयोग। तो योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? नीति आयोग। नीति आयोग की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? नीति जो आयोग था इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2015 से जो है योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी और आपको पता लग रहा होगा कि अगर आपका इस शिफ्ट में जो है पेपर होता तो आप उसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते अब तक। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा पुक डाउन, यानी टुक डाउन भी इसको बोलते हैं, शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? पुक डाउन शब्द जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जो शब्द है इसको हम बोलेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी, तो ये जो शब्द है फील्ड हॉकी, या ठीक है इसको हम बोल देंगे आइस हॉकी भी, ठीक है, आइस हॉकी। आइस हॉकी, बच्चे ने ये तो नहीं बताया कि जो है कौन सा इनमें से ऑप्शन में था, फील्ड हॉकी या आइस हॉकी में से, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा फील्ड हॉकी या आइस हॉकी, इन दोनों में से एक ही आपको जो है ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, एक ही शब्द आपको ऑप्शन में मिलेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा फील्ड हॉकी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। तो जो अगला क्वेश्चन है इसमें करंट का क्वेश्चन है, ये 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट 2025 का उद्घाटन किसने किया? इस सम्मेलन का जो है उद्घाटन किसने किया? तो इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इसका उद्घाटन किया। और ये सम्मेलन 29 मार्च 2025 को जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और द्रौपदी मुर्मू से एक फैक्ट और मैं जोड़ देता हूँ, स्वतंत्र भारत में जन्मी प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति यानी स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? कौन सा ऐसा नृत्य है जो पारंपरिक रूप से केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली जो नृत्य है पारंपरिक रूप से केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो जो हमारा कुचिपुड़ी नृत्य है, कुचिपुड़ी नृत्य भी जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा, तो कथकली या कुचिपुड़ी, ठीक है। कथकली कहाँ का नृत्य है? कथकली नृत्य है केरल का, और ये एक शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? ये है आंध्र प्रदेश का, ठीक है,
आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी की ट्रिक आपको बताऊं। कुचिपुड़ी का मतलब देखेंगे कच्ची पुड़ी, कच्ची पुड़ी। कच्ची पुड़ी का मतलब किसी अंधे व्यक्ति को कच्ची पुड़ी दे दो, उसको क्या पता चल रहा है पुड़ी कैसी है, तो इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। कुचिपुड़ी अंधा आदमी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली या कुचिपुड़ी। आगे हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इस करंट टाइम में हरियाणा के जो राज्यपाल है वो है प्रोफेसर असीम कुमार, ठीक है। ये हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं जिन्होंने बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लिया था। बंडारू दत्तात्रेय का स्थान इन्होंने अभी हाल ही में ग्रहण किया है 2025 में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है दिसंबर 2025 तक न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? दिसंबर 2025 तक न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, यानी दिसंबर इस माह तक न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, ये पूछने की कोशिश की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्तमान में, लेकिन अगर बात करूं वर्तमान में कौन है, ठीक है, वर्तमान में भारत के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, ठीक है, ज्ञानेश कुमार। वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। इसने पूछा विंध्याचल पर्वतमाला भौगोलिक रूप से किन दो प्रमुख भूभागों को जोड़ती है? किन दो प्रमुख भूभागों को जोड़ती है या उनके बीच एक विभाजक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। यानी कोई भी संधि है या तो जोड़ने का काम करेगी या उसको विभाजन करने का काम करेगी। तो वह क्या है जो इन दोनों भूभागों को जोड़ेगी या उनके बीच में एक विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी मैदान और दक्कन के पठार, ठीक है, उत्तरी मैदान और दक्कन का पठार। उत्तरी मैदान एवं दक्कन पठार, दक्कन का पठार। ये मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्योंकि एनालिसिस है, आपको जल्दी से क्वेश्चन चाहिए होंगे तो सीधे आंसर और कुछ एक दो जो खास पॉइंट है उनके ऊपर ही बात कर सकते हैं, ठीक है। जो विंध्याचल पर्वतमाला है भौगोलिक रूप से भारत के उत्तरी मैदानों में, ठीक है, जैसे सिंधु गंगा के मैदान जिसको बोलते हैं, और दक्कन के पठारी क्षेत्र में जिसको हम प्रायद्वीपीय जो है भारत बोलते हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो इनके बीच में एक प्राकृतिक विभाजक के रूप में ये कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय न्याय संहिता 2023 ने निम्नलिखित में से किस कानून को प्रतिस्थापित किया है? जो भारतीय न्याय संहिता है इसने किस कानून की जगह ली है? किस कानून की जगह ली है? तो इसका मैं आंसर बताना चाहूँगा। जो भारतीय न्याय संहिता है जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में BNS भी बोलते हैं, BNS ने किसकी जगह ली है, किसका स्थान ग्रहण किया है? भारतीय दंड संहिता, ठीक है, किसका स्थान लिया इसने? भारतीय दंड संहिता का। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में IPC 1860। इसका जो स्थान इसने लिया है, भारतीय दंड संहिता का स्थान किसने लिया है? BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 ने। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला हमारा क्वेश्चन है मणिपुरी जो है किस रूप का नृत्य है और यह किस देवता को समर्पित है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुरी किस रूप का नृत्य है और यह किस देवता को समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुरी किस रूप का नृत्य है, तो सबसे पहले बात करते हैं, मणिपुरी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है भाई, एक शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, और किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। और यह किस देवता को समर्पित है? तो यह भगवान कृष्ण को समर्पित है, ठीक है, भगवान कृष्णा को ये नृत्य जो है समर्पित है, ठीक है। मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है, यानी रास लीला को समर्पित है। यह जो है विष्णु यानी वैष्णव भक्ति परंपरा से जुड़ा है और अपनी तरल सुंदर चालों और भावुक अभिव्यक्तियों और धार्मिक विषयों के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये इसकी खास बात है मणिपुरी नृत्य की। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की अनुमति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल नंबर 85 जो है राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है, लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 85। तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा जो है किसकी सलाह पर भंग करेंगे? प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जब तक प्रधानमंत्री लिखित सिफारिश ना दे तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। और जो हमारी लोकसभा है, जो लोकसभा है आर्टिकल 81 से संबंधित है, अनुच्छेद 81 में इसको वर्णित किया गया है, ठीक है। और ये जो है संसद का जो है निचला सदन होता है, यानी ये संसद का अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। इसका जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होगा कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो कौन सी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 5 की जगह 6 वर्ष चला? तो ध्यान रखेंगे 5वीं लोकसभा, ठीक है। जो 5वीं लोकसभा थी, 5वीं लोकसभा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष का था। कारण था आपातकाल। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो ये 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 6 वर्ष का था, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो लोकसभा की वर्तमान में स्ट्रेंथ कितनी है? 543। लोकसभा की वर्तमान में स्ट्रेंथ है 543। पहले 545 हुआ करती थी। एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त हो गया है, ठीक है। एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो अब समाप्त हो गया है, तो अब स्ट्रेंथ कितनी है? 543 है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो मुख्यमंत्री होते हैं सीएम, इनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और कौन से आर्टिकल के तहत करता है राज्यपाल? आर्टिकल 164 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? अगर इसके कार्यकाल की बात करूं मैं, मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष तक का इसका कार्यकाल होता है। और कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक बार मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है। ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि कितनी बार बन सकता है। जब तक वो जीतता रहेगा तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर बना रहेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री के पद पर बना रहेगा। जो प्रधानमंत्री होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। वैसे राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक की बात करेंगे तो वास्तविक प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री ही होता है राज्य की कार्यपालिका का, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, जिनको शॉर्ट में AGI बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है भाई? इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 76 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। अगर मैं कार्यकाल की बात करूं, महान्यायवादी का कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल होता है भाई इनका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, ठीक है।
जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं, अपना पद धारण करते हैं। तो महान्यायवादी जो होता है ये भारत का प्रथम विधिक अधिकारी भी होता है। ठीक है, इसको